Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के इस सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है, जिसमें हम लोग हर हफ्ते जुड़ते हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के लिए। तो आज एक बार फिर से जुड़ चुके हैं एसटी नंबर 46 के लिए। तो एसएससी का एसटी नंबर 46 जो आप लोग ऑफलाइन मोड में देते हैं, उनके डिस्कशन को हम लोग आज करेंगे। तो फिर से उन्हीं बातों को मैं दोहराना चाहूँगा, हर वीक स्पीड टेस्ट देते रहिए ऑफलाइन, देन फिर आप मूव करिए ऑनलाइन स्पीड टेस्ट की तरफ भी, और लैब में स्पीड टेस्ट दीजिए तो ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ेगा एक माहौल में जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप हर स्पीड टेस्ट की एनालिसिस ज़रूर करें, चाहे वो ऑनलाइन का हो चाहे ऑफलाइन का हो। ऑफलाइन के लिए हम आपके साथ जुड़ ही रहे हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा पुश मिलेगा, थोड़ा सा सीखेंगे, और उसको फिर ले जाकर आप ऑनलाइन मोड वाले की स्पीड टेस्ट में भी लगाएंगे। तो आपका जो एप्टीट्यूड है, जो स्पीड है, जो एक्यूरेसी, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से अपना स्पीड टेस्ट निकाल लीजिए भाई सभी लोग, जो आपने हार्ड कॉपी ली है अपने ब्रांचेस से, और शुरू करिए। वैसे स्क्रीनशॉट यहाँ पे है, जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पर देखते ही रहेंगे, क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और जो क्वेश्चन, फिर से रिपीट करूंगा, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं, उनको बेहतर मेथड के लिए देखिएगा, और जो नहीं किया है वो तो अच्छी तरह समझना ही है। ठीक है ना। और बेटा फीडबैक वगैरह अगर हो सके तो कमेंट वगैरह में डाल दिया करो, और फर्दर इम्प्रूवमेंट, या फिर और अगर कुछ चाहिए आपको, एनीथिंग एक्स्ट्रा अगर आप चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, तो उसका भी रिक्वायरमेंट दीजिए, तो उस पर काम भी किया जाएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं इसको, पहले वाले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ सेक ऑफ 45 डिग्री दिया, और सेक ऑफ 45 डिग्री क्या होगा, √2 हो जाएगा, माइनस tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3। ठीक है ना, तो बस हो गया यहाँ से। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/√3, और एलसीएम आपका √3 आएगा। तो यहाँ पे तो 1 है ही, तो डिवाइड किया √3, मल्टीप्लाई 2 √3, और फिर √3 को √3 से डिवाइड किया 1, तो 1 इंटू 1 1, तो ये आंसर हो जाएगा 2 √3 माइनस 1/√3। तो ये चला गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। चेक करिए। ये बताओ। अच्छा ठीक है, हमें लगा दोनों सेम है, यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, तो ऑप्शन नंबर आप सी लगाएंगे। ठीक है ना, 1 वाला नहीं लगाएंगे। ओके, चले नेक्स्ट वाला चलते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बात करें अब हम लोग। ठीक, तो इसमें एडवांस अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, तो अब वैरायटी आ रही है आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे आप लोगों ने स्पीड टेस्ट दिया होगा तो ये सब चीज़ें देखी होंगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 19 दिया है, ए बी बराबर -6 दिया है, तो हमें बताना है कि वैल्यू ए प्लस बी का क्या होगा। नॉट एन ईजी वन, नॉट एन ईजी वन, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट -6 दिया हुआ है, और उससे ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको 19 बनाना है। तो अगर आपको हिट एंड ट्रायल भी अगर करना है, तो हिट एंड ट्रायल भी संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये देखने की ज़रूरत है। 19 लाना है क्यूब का, उतना इजी नहीं होगा, क्योंकि हिट एंड ट्रायल करते करते तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 19 लाना है, तो 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 27 और 8 लो हो गया। कि अगर हम क्या करें, ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये 19 लाना है, तो ए की जगह अगर हम 3 रख लें, ए की जगह अगर हम 3 रख लें, और बी की जगह हम -2 रख लें, तो 3 का क्यूब -2 का क्यूब, सॉरी प्लस है यहाँ पे, 2 का क्यूब, तो ये 27 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 19 बन रहा है, सेटिस्फाई। तो ये रहा हमारा वैल्यू, और इससे a इंटू बी भी -6 हो जा रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, इसको हम यहाँ लिख देते हैं सेटिस्फाइड, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और ए बी
बराबर कितना दिया है -6। तो हमने क्या किया 3 इंटू -2 और ये भी क्या हो रहा है सेटिस्फाइड, इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है। तो हमारा इस वैल्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं a प्लस बी बताने के लिए। तो a का मान 3 है, b का मान -2 है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर हम लोग का। हमने सोचा भाई पूरा लगाना पड़ेगा, लेकिन क्लिक कर गया दिमाग में। अच्छी बात है भैया, क्लिक कर गया तो काम खत्म। ठीक है, दिए गए रिलेशन को ये हिट एंड ट्रायल से जो 3 और 2 पता किया था वो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस काम खत्म करो, क्यों इतना जाओगे फिर सॉल्व करने इसको। चलें अगला वाला, नेक्स्ट वाला बात करें हम लोग। तो नेक्स्ट है अब आ जाइए, यहाँ पे क्या दिए हैं, एक सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर बनाया गया है, निहित है मतलब, तो इसके अंदर बनाया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे है। तो कहने का मतलब सारी भुजाएं सर्कल पर टेंजेंट हैं, सारी भुजाएं जो है सर्कल पे क्या है बेटा, टेंजेंट है। और आप जानते हैं किसी भी बाहरी बिंदु से खींचे गए टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो अगर हम इसको बाहरी बिंदु कहेंगे तो ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। इसको हम बाहरी बिंदु कहेंगे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है बेटा, सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। इधर अगर इसको हम बाहरी बिंदु कहेंगे तो ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। तो ये पहले रिजल्ट हम लोगों ने लिख लिया। अब आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज एबीसी जो है इसको लिख लेते हैं, ए ये है, बी ये है और सी ये है। ठीक है ना, ए बी और सी। क्वेश्चन में लिखा है इट टचेस साइड, आगे लिखा है कि टचेस द साइड ए बी को आर पे, ए बी को आर पे, बी सी को पी पे, BC को P पे और AC को Q पे टच कर रहा है। ठीक है ना, अब इनकी लंबाइयां दे दी गई हैं, उनको लिखा जाए अब। ठीक है ना, तो लंबाइयां जो दे दी गई हैं, AQ की लंबाई आपको 4.5 दी गई है और PC की लंबाई 5.5 दी गई है और बेटा BR की लंबाई 6 दी गई है। तो अपना जो अभी हम लोगों ने इक्वलिटी का देखा था, तो ये भी 6 होगा, ये भी 5.5 होगा और ये भी 4.5 होगा। तो ये वाली भुजा हमारी हो गई 6 4 10 10.5, ये वाली भुजा हमारी होगी 5 4 9 1 10 और ये वाली भुजा होगी 6 5 11 11.5। तो ये क्या हो गया, सारी भुजाओं की लंबाइयां आ गई बेटा। अब सारी भुजाओं की लंबाइयां आ गई तो पेरीमीटर पूछा गया है, तो सारी भुजाओं की लंबाइयों को आप ऐड कर दीजिए पेरीमीटर निकालने के लिए। देयरफॉर आपका पेरीमीटर इज इक्वल टू 10.5 प्लस 10 प्लस 11.5 हो जाएगा और इनको जोड़ दीजिए। तो 10 और 10 20, 20 30 31, 31 1 32, तो 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। देख लीजिए, ठीक है ना, तो ये 32 सेंटीमीटर। अगला वाला चले, ये कंफर्टेबल है ना बेटा आप लोग, ओके है। नेक्स्ट वाले पे, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। तो कहने का मतलब ये है 72 और 168 का जो रेशियो होगा दैट शुड बी सेम एज 150 और चौथी जगह पर जो नंबर होगा। अगर इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो इन दोनों का सिंप्लीफाइड रेशियो क्या आ जाएगा, 12 छंग 72, 12 कम 12, 12 चौक 48, यानी 3 संबंधित 7 रेशियो है। तो ये भी रेशियो क्या आना चाहिए, 3 संबंधित 7। तो हम क्या कहेंगे, 150 जो है रेशियो में 3 है, तो रेशियो में 7 की वैल्यू निकाल लो। तो 3 पचे 15, 7 पचे 35, 350 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। प्रोपोर्शन मतलब आपका रेशियो सेम होना चाहिए। बाकी वाह्य पदों का गुणनफल, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतर पदों का गुणनफल भी कर सकते हैं, ये भी आपका एक ऑप्शन है, तो उससे भी ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगले वाले पे चर्चा कर लेते हैं।
तो ये नेक्स्ट वाला, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है साइन थीटा प्लस टेन थीटा बताना है। आइए देखिए, तो सबको कॉस में बना लो ताकि कॉस में क्वाड्रेटिक बन जाए। तो 2 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो माइनस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, अंदर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। एक तरफ करते हैं इसको, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया, 5 कॉस थीटा बाद में लिख लिया, और फिर 4 माइनस 2 2 लिख लिया। अब क्वाड्रेटिक को हल करो अपने शॉर्ट मेथड से, नैनो टेक्निक से क्वाड्रेटिक को हल करिए इक्वल टू 0। तो बेटा पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें जैसा आप लोग करते हैं, 2 दूनी 4। अब 4 को ऐसा ब्रेक करिए कि एडिशन 5 हो जाए, तो 4 एकम 4, और डिवाइड बाई क्या करिए, स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से दोनों को डिवाइड करिए। अब साइन दीजिए, तो माइनस और प्लस का हो जाएगा प्लस और प्लस। तो कॉस थीटा का मान या तो 2 होगा या तो 1/2 होगा। अब बेटा कॉस थीटा का मान 0 से 1 के बीच में होता तो 2 पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर हम कहेंगे कि कॉस थीटा कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। और 1/2 किसके लिए होता है, किस एंगल के लिए होता है 1/2? 60 डिग्री के लिए। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। कॉस 60 डिग्री 1/2 हो गया। तो अब आप अपना जो मान निकालना है उसको निकाल लीजिए। आप चाहें तो ट्रायंगल भी बना सकते हैं, तो एक आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। तो थीटा निकालने की जरूरत ही क्या थी फिर, वैसे भी हो जाता 1/2 वाले से, ठीक है ना, एंगल नहीं निकालते। तो चलो ज्यादा नहीं, तो जब हमने एंगल निकाल ही लिया तो ट्रायंगल क्यों बनाए। देयरफॉर आपका क्या निकालना है हमें, साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस tan ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होगा, √3/2, और tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, √3। ठीक है ना, √3/2, और ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इनको आप ऐड कर लीजिए और ऑप्शन देख लीजिए। तो ये हो जाएगा √3, एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 2√3 होगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, तो ये 3√3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 3√3 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके। चलें अगला वाला। अगर ये एंगल पूरा नहीं आता ना, मतलब नोन एंगल नहीं आता, तो हम लोग ट्रायंगल ही बनाते, अगर नोन एंगल नहीं आता तो। चलिए अगला वाला चलें। अब हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा जब 6729 को 35 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा इसको ना ऐसे देख लो ना, 35 को अगर देखेंगे तो 7 से भी काटेंगे और 5 से भी काटेंगे, और लास्ट 5 से जब कटता है तो लास्ट में 0 आता है, तो लास्ट वाले डिजिट को 5 से काटोगे, सीधे आप क्या करो, 9 को अगर आप 5 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 नहीं, 5 दूनी 10, 0। ये वाला नहीं, क्योंकि पिछला वाला भी तो नंबर है, उसको भी वो देखना पड़ेगा, तो एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे क्या है, एक्चुअल डिवीजन करना, क्योंकि सम और डिफरेंस वगैरह है नहीं। एक और काम कर लेते हैं, अगर 35 दूनी 70, अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो और जल्दी हो जाएगा कि 6729 को हम क्या लिख लें, 729 है, 730 कर लो, तो 70 इधर हो जाएगा, 270, 271, 271, तो 7000 माइनस 271, ये लिख सकते हैं इसको। देखो तो अब बाकी एक्चुअल डिवीजन करके भी निकाल सकते हो, बस हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि ये भी एक तरीका हो सकता है। 271 अब माइनस कर सकते हैं कि नहीं 7000 में से, अगर 7000 में से आप 271 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 6729 मिल रहा है। तो अब क्या है, इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो। तो
इसको अगर हम 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसको अगर हम 35 से डिवाइड करेंगे तो ये थोड़ा सा काम आसान कर देगा। 35 दूनी 70, तो 7 चौक 28 और तियाँ 35 तियाँ ले जाओ तो 5 तियाँ 15, 1 3 त्रिक 9 10 105 नहीं 7 चौक 28, 6 बार ले जाओ ना फिर तो 6 बार 6 पंजे 30 6 त्रिक 18 19 20 21 210, तो यानी कि 7 बार जाएगा। 35 गुणे 7 बार ले जाओ, 5 सत्ते 35, 3 7 त्रिक 21 22 23 24 245, तो रिमाइंडर कितना आएगा 245 घटा दो तो 21 और 5 21 और 5 21 और 5 26, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, तो -26 आएगा। तो जब भी निगेटिव रिमाइंडर आता है तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें से उसको माइनस कर दें, तो आएगा हमारा कितना 9। एक्चुअल डिवीजन करके भी निकाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा रिमाइंडर की प्रॉपर्टीज से काम करने की कोशिश की कि थोड़ा अलग बता दें, अलग बताने के चक्कर में ये इतना हो गया है, अलग बताने के चक्कर में इतना हो गया है, ठीक है ना। ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्चुअल डिवीजन करके भी देख लीजिए आप, वही आंसर मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलिए, बाकी हमने रिमाइंडर की प्रॉपर्टीज से कर दिया है इसको। चलिए आगे वाला चलते हैं। 10% का डिस्काउंट पे सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का 4500 है, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर डिस्काउंट 27.5% होगा, ठीक है ना। तो अगर 10% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 90%, और अगर 27.5% का डिस्काउंट है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 में से 27.5 घटा दो, तो पहले 100 में से 27 अगर घटाओगे तो 73 आएगा, तो 72.5 हो जाएगा। तो आपको 90% की वैल्यू दी गई है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल हमें क्या दिया गया है 4500 जो है 90 की वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, 90 की वैल्यू दी गई है। हम परसेंट इसलिए क्योंकि MP 100 मान रखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो 90 की वैल्यू 4500 है, तो आप 72.5 की वैल्यू निकाल लीजिए, सीधे आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो 9 पच्चे 45, बस 5 मल्टीप्लाई करना है आपको क्योंकि पॉइंट तो हट चुका है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 2 12 1 और 7 पच्चे 35 1 36, तो 36 25, ठीक है ना। तो 36 25 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब लुक यहाँ पे हमने क्या किया, MP को 100 मान रखा। अब ये नहीं कि MP निकालने लग जाना, इसमें MP निकालोगे बहुत लंबा चला जाएगा। हैव अ लुक, MP को 100 माना तो 10 डिस्काउंट के बाद SP 90 हुआ, फिर से 27.5 के डिस्काउंट के बाद SP 72.5 हो गया। चलें अगला, अगले में थोड़ा सा आपका मेहनत है, देखा जाए। आप लोग देखिए अगले स्पीड टेस्ट में अगला क्वेश्चन क्या है, अलजेब्रा का है ना, 58 वाला, नॉट एन इजी वन, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। पहले तो आप P प्लस Q प्लस R का P प्लस Q प्लस R के होल स्क्वायर का पहले फॉर्मूला यूज करें ताकि कुछ चीजें मिल जाए यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें मालूम है, आइडेंटिटी हमें जो मालूम है उसको यूज करते हैं। तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर वाला, तो उसमें क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस, अब क्या होता है 2 टाइम्स होता है कि नहीं, तो 2 टाइम्स में फिर साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ PQ QR RQ, ठीक है ना। जो वैल्यूज मालूम है उनको पुट करिए। P प्लस Q प्लस R मालूम है 19 का स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू मालूम है आपको, ये है 133 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब PR की जगह हम PR की जगह PR अच्छा यहाँ ओहो साइक्लिक ऑर्डर ना, PQ QR RP, हाँ तो इसकी जगह हम ये जो PR है इसकी जगह हम Q स्क्वायर रख सकते हैं। कलर चेंज करके दिखाएंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो जाएगा पी क्यू, वही कलर रखे ना यहाँ पे भी, यहाँ हो जाएगा पी क्यू, यहाँ हो जाएगा क्यू आर, और आरपी के लिए आरपी की जगह हमने क्या रख दिया, क्यू स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 19 का स्क्वायर अगर आप रिकॉल करें तो 361 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रख लीजिए, 361 रखिए, इसको 133 को इधर ले आइए, और 2 टाइम्स ऑफ क्यू को कॉमन कर लीजिए, पी प्लस आर प्लस क्यू, यानी पी क्यू आर का ही सम है, जो कि इसको यूज कर पाएंगे हम लोग। तो यहाँ से घटाइए तो 1 - 3 -2 यानी 8, 5 - 3 2, 3 - 1 2, 228 बराबर 2Q, और गुड़े इसकी वैल्यू रखिए तो 19। यहाँ से हमें Q का मान दिख रहा है बेटा, तो 2 से तो आप काट ही लीजिए, या 19 से काटिए, 19 से कम 19, ठीक है ना। तो 3 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, तो Q देखो 19 से काट रहे हैं ये, 19 से कम 19 और 19 दूनी 38, फिर 2 से काटा तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो Q का मान हमें यहाँ से 6 मिल गया। हैव अ लुक, Q का मान कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब हम बड़े आसानी से पी आर वगैरह निकाल सकते हैं, वहां पे वैल्यू रख लीजिए तो वो चीजें हमें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे अगर हम रखें तो Q की वैल्यू रख देते हैं, कितना, 6, तो P प्लस 6 प्लस आर बराबर आपका 19 है। तो यहाँ से P प्लस आर हमें मिल जाएगा 13। ठीक है ना। और क्या मिल जाएगा, P प्लस Q प्लस आर है तो Q स्क्वायर रख दो, तो ये P स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर 133 है। तो हमें पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा 33, 36, 3 उधर ले जाओ, 197। तो पी प्लस आर मिल गया, और पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिल गया। ठीक है ना। ओके, पी प्लस आर मिल गया और पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिल गया। और बेटा आरपी की भी वैल्यू हो जाएगी, क्यू स्क्वायर के बराबर है आरपी, क्योंकि यहाँ आरपी मिलेगा, सिंस आरपी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर है, तो यानी कि क्यू कितना, 6 है, यानी कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। तो आरपी या पी आर भी हमें मिल गया 36, ये भी अब मिल गया। अब बड़े आसानी से अब हम लोग डिफरेंस निकाल पाएंगे, बड़े ही आसानी से हम लोग डिफरेंस निकाल पाएंगे। क्या हमें पी आर की जरूरत थी क्या हमें आर प्लस पी की पी प्लस आर की जरूरत थी? मेरे ख्याल से पी प्लस आर की जरूरत तो है ही नहीं, इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर लिया, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है ना, अभी ध्यान दिया हमने कि डिफरेंस निकालना है, तो हमने ये कर लिया, और ऑल्सो इसको ये कर लिया। अब हमें डिफरेंस निकालना है आर और पी का। डिफरेंस किसका निकालना है, आर और पी का। ठीक है ना। पी माइनस आर या आर माइनस पी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। पी आर क्यू यहाँ हो गया, और वो आर प्लस पी। बात बताओ, अच्छा हाँ, क्यू मालूम है ना, तो चलो लिख लेते हैं पी माइनस आर। हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, आर पी या पी आर जो भी लिख लो। तो ये आपका मिलेगा पी माइनस आर का होल स्क्वायर। अब बताओ, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये कितना है, 97 है। ये पूरी की पूरी वैल्यू 97 है, माइनस 2 इंटू 36, यानी कि 97 में 72 को हमें माइनस करना है। तो p माइनस आर का होल स्क्वायर हमारा मिलने वाला है 7 - 2 5, और ये 25, यानी कि p और r का डिफरेंस प्लस माइनस 5, तो प्लस 5 और माइनस 5। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि p माइनस आर आपका प्लस 5 है या माइनस, क्योंकि डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस में हमें क्या देखना, साइन देखना नहीं है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है ना, डिफरेंस कितना रहा बेटा, 5, ऑप्शन नंबर ए। पूरा सॉल्व करके बताया है आप। ठीक है ना, पूरा का पूरा सॉल्व करके बताया गया है, चेक कर लीजिए इसको, हैव अ लुक।
एक और चीज हम यहाँ एक कर सकते थे, हिट एंड ट्रायल। अगर हिट एंड ट्रायल करें तो देखो जैसे यहाँ, लेकिन ये क्यू निकालना पड़ेगा तब हिट एंड ट्रायल होगा। क्यू अगर 6 कर लें, क्यू अगर 6 कर लें और 19 बनाना है तो 13 हो जाएगा। तो 13 बनाना है, लेकिन ये देखो करने के बाद ही समझ में आएगा, करने के बाद ही समझ में आएगा कि हिट एंड ट्रायल कितना करेगा, क्योंकि स्क्वायर भी हमें वही लाना है, स्क्वायर 133 लाना, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा हिट एंड ट्रायल बेटा यहाँ पे। अगर आप हिट एंड ट्रायल करना भी चाहते हैं ये 6 निकालने के बाद, लेकिन ये करना पड़ेगा, कुल मिला जुला के उतना ही टाइम लगेगा, तो वो एक स्टेप क्या नुकसान कर रहा है? हाँ, कोई जब तक एक वैल्यू मिलेगी नहीं तब तक हिट एंड ट्रायल इतना आसान होने वाला नहीं। अब डिफरेंस 5 रखना है, 3 और 8, 8 3 11, 11 6 19 नहीं हो रहा है, 9 और 4, 9 और 4, तो 9 और 4 कर लिया, 9 4 13 और 6 19, और डिफरेंस देखो अब पकड़ के कर रहे हैं तो तभी हो रहा है, तो ये 19 हो रहा है। अब इनके स्क्वायर को भी चेक कर लो, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 6 12 13 1, और 8 2 10 3 13, अब बन रहा है ये 133 ही बन रहा है। 100 ये वाला ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमने 9 और 4 का डिफरेंस 5 ले लिया, 9 और 5 का डिफरेंस कितना ले लिया 5, तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड भी आ गया। लेकिन उसके लिए ये वाला काम करना पड़ेगा पहले, ये वाला काम करेंगे तभी आप हिट एंड ट्रायल को पकड़ पाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो वो उतना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा बहुत। या तो हम खुद करके पहले से आएँ और आपको यहाँ जादू दिखा दें, हाँ, और यहाँ पे कट, 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 कट दिखा दें, तो वो गड़बड़ा जाएगा ना, ठीक है? तो सीखना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल की एबिलिटी खुद में डेवलप करना ज़रूरी है। बताने वाला अगर बता दे तो उसमें आपका क्या फ़ायदा? आप में विकसित होना ज़रूरी है, और आप में विकसित कब होगा? जब सबसे पहले आप पूरा प्रोसीजर जानेंगे, लॉजिक जानेंगे, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस के थ्रू बार-बार क्वेश्चन सामने आए तो उसके शॉर्ट कैलकुलेशन के बारे में आप खुद सोचना शुरू करेंगे। तो वो एबिलिटी आपको अपने परिश्रम से विकसित करनी है अपने अंदर, ठीक है? पढ़ाने वाला बता दे ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? आपको खुद सीखना है, हुँ? पढ़ाने वाले में इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करके आया, एनालाइज़ करके आया, बता दिया तो काम खत्म। चलिए, अगला चलते हैं। ये वाला, अब हमें रिफ्लेक्शन निकालना है। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 52 इन द लाइन? बेटा रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत तो आपने जाना ही होगा फिजिक्स वाले पार्ट से, एसएससी में भी है कि हम मिरर से जितनी दूर पर खड़े रहते हैं उतनी ही दूरी पर ठीक पीछे मिरर में इमेज बनता है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है, इसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसी को यहाँ पर हमें यूज़ करना है। एक्स बराबर -3, कौन सी लाइन होगी? वाई एक्सिस के पैरेलल 3 यूनिट पे रहेगा। तो पहले क्या करो आप, एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अब एक्स बराबर -3 को ड्रॉ करो पहले, तो इधर जाओ तो 1 2 और 3, तो एक्स बराबर -3 की लाइन ये हो गई, यहीं पे है, तो ये एक्स बराबर -3 है, इसको यहाँ लिख देते हैं, एक्स बराबर -3 वाली लाइन ये हो गई, प्लस माइनस से प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट। अब पॉइंट को प्लॉट करो, 5 2 क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब 5 यूनिट एक्स एक्सिस पे जाओ, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 2 2, तो ये 5,2 हो गया, ये क्या हो गया 5,2। अब ये मिरर की तरह काम करेगा, उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है। तो हम देखते हैं कितनी दूरी पर है, केवल और केवल एक्स एक्सिस चेंज होगा, वाई एक्सिस तो वही रहेगा। तो ये दूरी अगर आप देखें तो ये दूरी कितनी है बेटा, इस दूरी को अगर आप पूरा का पूरा ये दूरी देखें तो देखो 3 इधर है और 5 इधर है, ये 3 यूनिट इधर है और 5 यूनिट इधर है, यानी टोटल कितनी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, 8 यूनिट की दूरी है। तो ठीक 8 यूनिट की दूरी पर पीछे इमेज बनेगा, यानी अगर हम देखें तो 3 यूनिट इधर है, तो 8 यूनिट पीछे अगर हम जाएं
तो 3 ऑलरेडी है, 8 और गए, तो 8 और 3 कितना पीछे जाना होगा, 11 पीछे जाना होगा। कहीं यहाँ पर इसका इमेज बनेगा, इतने पे ही बनेगा, आपका वाई एक्सिस वही होगा, कहीं यहाँ पे बनेगा। और एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, -11, और वाई एक्सिस कितना रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, तो आपका इतना आ जाएगा, कितना, -11 और 2, -11, 2, ठीक है। ये समझाने के लिए कि कैसे हो रहा है, ये मिरर है, जितनी दूरी पर मिरर के सामने खड़ा है, ठीक उतनी दूरी पे इमेज बनेगा, तो केवल एक्स एक्सिस चेंज होगा। तो इसको हमने 8 आगे है, तो 8 यहाँ पीछे ले आए, यहाँ से पीछे लाएंगे, 3 ऑलरेडी है, तो ओरिजिन से अगर देखें तो 8 3 11 यूनिट ओरिजिन से पीछे है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक, ओके। तो ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉइंट। गॉट द पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला, चलें अगला चलें। ये तो इसमें क्या है बेटा, इसको चेक करें हम लोग। एक आर्टिकल को 15% के लॉस पर बेचा गया है, एक आर्टिकल को 15% के लॉस पर बेचा गया है, ठीक है ना। अगर इसने उसे 30.60 ज्यादा में बेचा होता तो गेन कितने का, 9% का होता है। तो अगर 10% का गेन करना हो तो कितने में बेचे, सीपी को 100 मानकर चलिए, क्या करिए, सीपी को 100 मानकर चलिए। तो अगर आप देखेंगे तो पहले 15% का लॉस हो रहा था, तो बाद में आपका 30.60 बढ़ाने पर अब 9% का गेन हो गया, तो -15 से 9 के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, 24% का, क्योंकि वो -15 है और ये +9 है, तो -15 और +9 का डिफरेंस 24% का डिफरेंस है, और ये 24% का डिफरेंस किसने क्रिएट किया, इस 30.60 ने। तो 30.60 कितना हो जाएगा, 24%। तो अगर 10% का गेन लेना हो तो कितने में बेचे बेटा, 10% गेन के लिए 110 में बेचे। तो आप क्या करिए, 110 की वैल्यू निकालिए, सीपी को 100 रखा हुआ है हम लोगों ने, अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 से अगर काटे, 4 छंग 24, 4 से काटे तो ये 25 बार, 6 से काटा तो 6 पंजे 30 और 6 कम 6, 5.1, तो ये हो जाएगा 25 एकम 25 5, कैरी 2, 25 पंजे 125, 26 27, 127.50 रुपया। और देखिए तो कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक बार कैलकुलेशन को देख लीजिए। तो अच्छा, हमने सीपी निकाल दिया, हमने यहाँ क्या निकाल दिया, ये सीपी निकल आया। तो चलो फिर से देख लेते हैं, हमने सीपी निकाल दिया, हमें तो 110 से मल्टीप्लाई करना, तो हमने 100 निकाल दिया, तो सीपी हो गया। एक बार फिर से, ठीक, देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले 15% का लॉस हो रहा था, तो 30.60 सेलिंग प्राइस में बढ़ाने से 9% की गेन की तरफ चला गया, तो 15% लॉस से 9% गेन आने में कितना डिफरेंस आया, 24% का, सीपी को 100 रखा है। तो 30.60 रुपया का जो डिफरेंस है वो परसेंटेज प्रॉफिट में 24% का डिफरेंस क्रिएट किया, और अगर 10% का गेन है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बेटा, 110%। तो सीधे आप 110% की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना, सीधे 110% की वैल्यू निकालिए। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो आप इसको काटिए तो 6 से 4 बार, और 6 पंजे 30 और 6 कम 6, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, परसेंट कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 1 6 और ये 5 और ये 0 और ये पॉइंट, बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया और फर्दर, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 140 रुपया 25 पैसा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये परसेंट और ये परसेंट कट जाएगा, ठीक है। तो 140 रुपया 25 पैसा हमारा आंसर आएगा, सीपी निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे,
नो नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करें तो जैसे पहले में निकाला था 100 की वैल्यू वो आ जाता फिर, ठीक है ना। तो चलो दोनों क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर थर्ड टर्म जो है -18 हो और सिक्स टर्म आपका -4 हो, तो बेटा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए पी में, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी के साथ a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, दो चीजें लिख लेंगे। तो बताइए कि अगर इसकी बात करें, अगर हम लोग थर्ड टर्म -13, तो इससे हम कहेंगे कि n बराबर 3 है और a बराबर सॉरी tn बराबर यानी t3 बराबर -13 है। और इससे हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है तो इससे हम कहेंगे n बराबर 6 है और t6 बराबर कितना है -4 है। ठीक है ना, तो इससे हम लोग दो इक्वेशन लिख लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो tn की जगह क्या रख दें हम लोग, मतलब थर्ड वाला है, तो ये हो जाएगा -13 इज इक्वल टू पहला टर्म नहीं मालूम है और आप क्या करेंगे 3 - 1 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे 2d हो जाएगा। अब आ जाइए इस वाले पे, तो टर्म का कितना है -4 और a और n की जगह 6 रखिए तो +5d हो जाएगा। अब d निकालिए और a निकालिए ताकि हम सम निकाल पाए, क्योंकि सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस सम का फॉर्मूला होता है। और आपको क्या करना है, 12 टर्म का सम निकालना है। तो n इज इक्वल टू 12 है, तो हमें क्या चाहिए, a चाहिए और 12 - 1 11 हो जाएगा और d चाहिए। ठीक है ना, तो a और d दोनों चाहिए। इस सम से आपको दिख रहा है, सम वाले फॉर्मूले से a और d दोनों चाहिए ना, तो बिना a और d के काम चलेगा नहीं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट ही कर लो, चाहे नीचे में से ऊपर वाले को, चाहे ऊपर में से नीचे वाले को। तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। पूरा मिटाओ अभी इसको थोड़ा से के लिए, क्योंकि वो तो स्ट्रोक वाला है नहीं। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, घटा दिया तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -3d। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3, कॉमन डिफरेंस आपने यहाँ पे 3 रख दिया। अब a की वैल्यू भी निकाल लो किसी एक में रख के, चलो इसी में रख देते हैं। तो -4 इज इक्वल टू a और प्लस 5 इंटू डी कितना है 3, तो a बराबर 5 - 15, इधर जाएगा तो -19, 5 - 15 15 4 19। और a की वैल्यू बेटा निगेटिव आएगी, जैसा आपको दिख रहा है कि थर्ड टर्म और सिक्स टर्म दोनों निगेटिव है, तो ये निगेटिव जा रहा है। ठीक है ना, ये क्या जा रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो हमारा a क्या हो जाएगा -19। ठीक है ना, तो बस अब यहाँ पे रख दीजिए a बराबर -19, तो यहाँ पर माइनस का 19। अब इसको जोड़ दें तो दिस इम्प्लाइज 12 टर्म का सम हो जाएगा 6, 19 दूनी 38, 11 तिया 33, तो 6 इंटू -5, 6 पंजे 30, तो सम आ जाएगा -30 का। सम आ जाएगा कितने का, -30 का। ओके, क्लियर है, चलें आगे। चलिए यहाँ पे क्या दिया है देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि अर्न हो सकता है 2 साल में एट द सेम रेट 1500 और 1575 है। तो बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। तो सीधे 2 साल का स्लैब करो, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, एक एक का दुगना 2। तो बेटा अगर आप देखें यहाँ पे 2 साल का साधारण ब्याज 1500 है, तो एक साल का कितना हो जाएगा 750, तो ये भी 750 होगा और ये भी 750 होगा। अब बताओ 2 साल के
CI में से 2 साल का SI हटा दो, तो 2 साल का CI माइनस SI कितना हो जाएगा 75। और इसकी जगह कहाँ होती है, जैसा आप जानते हैं ये जो 75 है इसकी जगह कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, ये जो 75 है। तो इसी का R% यहाँ भरते हैं, यानी कि 1 साल का ब्याज 75 है और इस 75 को निकालने का मूलधन कौन है 750 है, इंटू 100 करिए और ये कितना आ जाएगा 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10% पर एनम, बस। ठीक है ना, स्लैब मेथड से आपका जल्दी से हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा आपका 10% पर एनम। ओके, चलिए अगला वाला चलें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आपका यहाँ पे है। तो सब ठीक है, न्यूमरेटर को हल करेंगे, एक्स के टर्म्स में जो आएगा उसको देखा जाएगा। और 2 से आप पहले कर सकते हैं, 4 सब में मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर हट जाए। 4 सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करने पे ये 2 बार हो जाएगा, 2 को अंदर ले चलो, 7 दूनी 14, 14 फिर 5x बटे में 3 माइनस 3 बटे 2, फिर प्लस ये भी 2 बार में काट देगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई करके हमने डिनोमिनेटर को हटा लिया सारे टर्म में, LHS और RHS दोनों में। अब क्या करना है, यहाँ पे 14 हो जाएगा और गुणे एलसीएम आपका 6 आएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10x और 3 3 त्रिक 9। ठीक है, ये हो जाएगा और उधर ले चलो तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ज्यादा ज्यादा ये 7 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, तो 10x माइनस 9 आपका बनने वाला है 5 15 माइनस 15 बटे 7। कितना बनने वाला है माइनस 15 बटे 7, 5 15 और बटे में 7। अब इसको उधर ले जाइए तो जोड़िए अब, तो 10x इज इक्वल टू 9 माइनस 15 बटे 7। तो 10x बराबर 7 9 63, 63 में से 15 को घटाना है। अगर 63 न होकर 65 होता तो 50 आता। तो 2 और कम करो 48, तो ये 48 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 48 बटे 10, 2 से काटा 24 बटे 5। कुछ मिस हुआ है क्या? अच्छा, नीचे 7 मिस हुआ है, ये 7 नीचे मिस हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे वहां सब सही है, यहाँ पर नीचे क्या होगा 7 हो जाएगा। तो अब कर लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 48 बटे 7 गुणे 10, 24 और यहाँ 5 5 7 35, तो 24 बटा 35 ये आंसर आएगा। हम इधर खोज रहे हैं कि यहाँ क्या गलती हुई, जबकि यहाँ 7 ही नहीं लिखा था हमने। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा 24/35। ओके, क्लियर है, चला जाए अगला। हटा दें, ओके। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, स्पीड जो बस का है 72 किलोमीटर पर आवर और इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। तो सीधे आपको क्या करना है, एकदम डायरेक्ट कर देना। ये जो 72 और 60 है इसका रेशियो ले लीजिए, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, फिर इनका डिफरेंस लीजिए, जो आए और पिछला वाला जो बड़ा वाला है उसको नीचे रखें, ये इतना आवर आएगा और इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, ये आंसर है आपका। तो हर घंटे कितना रुकता है 10 मिनट।
शॉर्ट तरीके से इसको हमेशा ऐसे ही करिएगा, ओके। इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चला जाए आगे। ओके, चलो चेक करते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला आपके सामने आ गया। ये वाला क्वेश्चन जब भी आता है थोड़ा कैलकुलेशन वाला होता है, इजी नहीं हो पाता, तो इसमें पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो 120 में x परसेंट डिक्रीज करिए, तो 120 इंटू 100 माइनस एक्स। अगर 30% डिक्रीज करना है तो 100 माइनस 30 ही तो लिखते हैं, तो एक्स, इसकी जगह x है, और अपॉन 100। इतना डिक्रीज करने के बाद ये इक्वल टू होता है किसके, 40 को इंक्रीजिंग 40 बाई एक्स परसेंट, तो 40 को x परसेंट बढ़ाओ तो 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। अब x की वैल्यू यहाँ निकालो, फिर अगला वाला कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, परसेंटेज में जो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से ये 100 और 100 काट लिया, और ये 4 से तियाँ हो गया। अब 3 को अंदर ले चलते हैं, 3 को अंदर ले चले तो 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस एक्स हो गया। थोड़ा कंपेरेटिवली कैलकुलेशन आसान हो गया है यहाँ, तो एक तरफ करेंगे तो 4x बराबर 200, तो यहाँ से आपको x बराबर मिलेगा 50। अब जो कैलकुलेशन करना है उसका आप रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है ना। उसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो हमें क्या करना है, x परसेंट ऑफ 210, यानी कि 50% ऑफ 210 को कंपेयर कराना है x प्लस 20% ऑफ 180। x की जगह 50 रखिए, 70, हमें 70% ऑफ 180 करना है। इनका रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो निकालेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 छक्का 18 हो जाएगा, और ये 0 और 0 कट जाएगा, परसेंट तो अपने आप कट जाएगा, और कुछ है यहाँ 35 है, और ये 7 और 7 कट जाएगा, ये 7 और 7 कट जाएगा, 5 इधर है 6 इधर है, तो रेशियो बन रहा है 5 संबंधित 6। तो पहला वाला दूसरे वाले से कितना परसेंट कम है, तो 5 जो है 6 से कितना कम है, 1 कम किससे बेटा, 6 से, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आप रेशियो अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालना था, तो 16 से 2/3% हो गया। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान था, तो दिक्कत नहीं हुई आपकी, ठीक है ना। आइए आगे चले, नेक्स्ट वाला बात करा जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का 1200 है, तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट फोर्थ ईयर का 10% पे कितना होगा। सेकेंड ईयर का है तो फोर्थ ईयर का पूछ रहा है भैया, तो एक काम करो ना, प्रिंसिपल को क्या मान लो, ये आपका कितना है, 1/10 है। 1 मिनट, थर्ड सेकेंड ईयर का दिया है और फोर्थ ईयर का निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें सेकेंड ईयर का सिर्फ केवल दूसरे वर्ष का दिया है, केवल दूसरे वर्ष का दिया है, तो थर्ड ईयर का वो पिछले वाले से भी अगर हम कर लें तो वो कितना है, 1200 है, लेकिन प्रिंसिपल तो नहीं मालूम है हमें, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, तो प्रिंसिपल को लेके करेंगे क्या हम, वैल्यू तो सेम जाएगी। चलिए देख लेते हैं इसको। तो अगर हम प्रिंसिपल को मान लेते, थोड़ा सोच रहे थे कि और शॉर्ट क्या किया जा सकता है, तो वो भी अभी हम आपको बताएंगे थोड़ा सा सोच के। तो हम प्रिंसिपल को 10 का पावर 4 मान लेते, सबसे आसान होगा ये, 10 का पावर 4, क्योंकि 4 साल डील करना है, तो ये हो जाएगा। और 4 साल का अगर स्लैब अगर आप फ्रेम करेंगे, क्योंकि काफ़ी आसान सा है पैटर्न, इसलिए ये बनाना आसान होगा। तो 1 का दुगना 2 बनेगा, और 2 का दुगना 4 बनेगा, और 4 का दुगना 8 बनेगा।
इसका आप R% निकालिए, इसका 10% 1000 होगा, तो ये सब 1000 बनेंगे, ये सब क्या बनेंगे, 1000 बनेंगे। फिर क्या करेंगे आप, इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% 100 आएगा, तो ये सब 100 आएंगे, ये भी और ये भी। फिर इसका 10% कितना बनेगा, इसका 10% 10 बनेगा, तो ये सब 10 आएंगे, और लास्ट में कितना आ जाएगा, लास्ट में आपका इसका 10% 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो सेकंड ईयर का अगर आप लोग थर्ड ईयर का, सॉरी सेकंड ईयर का दिया, फोर्थ ईयर का पूछा था। सेकंड ईयर का सीआई अगर आप देखेंगे तो ये 1000 और 100 1100 हो जाएगा, और फोर्थ ईयर का अगर देखेंगे तो 1000 और ये 100 100 100 300 1300 1330 1331 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, आपको 1100 की वैल्यू दे के 1331 की वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है ना, 1331 की वैल्यू पूछा हुआ है, तो यही हम काम यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपका 1200 क्या है, 1100 की वैल्यू है, और 1331 की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है ना, ये 2 0 कट जाएगा, और 11 से इसको काटिए, 11 से एक बार, 11 से दो बार, 11 से एक बार। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1200, 12 दूनी 24, 240, और 12 से कम 12, 2 5 4 1 4 5 2, तो कितना आ जाएगा 1452। ठीक है ना, तो इससे इजी बन जाएगा आपका, इससे ज़्यादा वेस्ट नहीं हो सकता। बाकी सब कंफ्यूजन वाला रहेगा, रट्टा करने वाला रहेगा। ठीक है ना, तो उसको इतना नहीं काम करना है। नहीं तो अगर थोड़ा सा अगर आपको और शॉर्ट करना ही है, तो एक बार क्या करिए, 1200 में पहले 1200 का क्या करिए, 10% निकालिए, 110% निकालिए। ठीक है ना, 1200 का अगर आप 110% निकालेंगे, तो 1200 का 10% जो है आपको थर्ड ईयर का सीआई दे देगा। ठीक है, सोचेंगे अगर तो ये थर्ड ईयर का मिल जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर में अगर आप x% बढ़ाते तो नेक्स्ट ईयर का मिल जाता है, इधर थर्ड ईयर में फिर से आप 10% बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, पहले ये निकालिए, फिर उसमें 10% और बढ़ाना है। ठीक है ना, 1200 है, अगर 10% बढ़ाएंगे तो तीसरे वर्ष का आएगा, फिर 10% बढ़ाएंगे तो आपको चौथे वर्ष का मिल जाएगा, ये शॉर्ट में हो जाएगा, ये फोर्थ ईयर का सीआई आ जाएगा। तो इसको देख लीजिए तो कितना आ रहा है, एक बार चेक करिए। 2 0 तो यहाँ से कट गया, और 1 0, अच्छा एक ही 0 कटेगा ना यहाँ पे। काम करो, इसको डिलीट कर दें। तो नैनो टेक्निक से देख लो, तो पहले क्या करो, 1200 में से 1200 में 10% बढ़ाओ, यानी सेकेंड ईयर वाले में 10% बढ़ाओगे तो थर्ड ईयर का मिलेगा, फिर थर्ड ईयर वाले में फिर फर्दर x% यानी R% और बढ़ाओगे तो फोर्थ ईयर का सीआई मिल जाएगा। चेक करते हैं इसको, 1 0 यहाँ से हो जाएगा, और 2 0 यहाँ से हो जाएगा, यानी कि 12 गुणे 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1200, 12 दूनी 24, 240, फिर 12 कम 12, 2 4 1 5, 2 2 4, 1452, वही आंसर आया। ठीक है ना, तो इस नैनो टेक्निक से भी आप कर सकते हैं इसको। बाकी वो वाला तरीका भी था, ये भी तरीका था, 2 तरीके हो गए आपके इस प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है ना, तो यानी प्रीवियस ईयर के सीआई में RR% बढ़ाते चलेंगे तो नेक्स्ट ईयर का पूरा सीआई मिलता जाएगा आपका। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसमें क्या है, एबीसी एक काम को पूरा करते हैं, अकेले अगर करें तो अकेले काम को पूरा करते हैं 20 30 और 60 दिनों में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया एक दिन, फिर ए और बी ने काम बंद कर दिया, तो कितने दिनों में सी अकेले काम को पूरा करेगा, बचे हुए के अकेले को पूरा करेगा। तो क्या करें, ए का, बी का और सी का जो दिन है उसको पहले पकड़िए, वो 20 है और 30 है और 60 है, और टोटल वर्क निकालने के लिए उनका एलसीएम करिए तो ये 60 आ जाएगा, और इफिशियंसी निकालिए 20 तिहाई, 30 दूनी और 60 एकम। ठीक है, तो ए और बी ने एक ही दिन काम किया, तो इनके एक दिन के काम को जोड़ लीजिए, तो 3 और 2 5 काम किया बेटा, 3 और 2 5 काम किया है। एक काम करो ना, ये तो इतना हो गया, और कलर चेंज कर देते हैं तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड लगेगा। हाँ,
तो 3 और 2 5 काम यहाँ पे किया है किसने, ए और बी ने। 3 प्लस 2, एक दिन का काम ए का, एक दिन का काम बी का, 5 काम किया, कितना बच गया, 55 बच गया। अब ये 55 काम, अच्छा ऑल है, केवल ए और बी नहीं है, ऑल है भैया, ठीक है ना, केवल ए और बी नहीं है। तो तीनों ने एक दिन तक पूरा काम किया है, ठीक है। तो तीनों का एक दिन का काम, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 1 6, फिर काम कितना बच जाएगा बेटा, 54 बच जाएगा। और कौन छोड़ गया है, ए और बी छोड़ गए, तो ए सी बचा है। सी एक दिन में एक काम करता, तो 54 काम करने में इसको 54 दिन लग जाएगा। और रिमेनिंग का ही पूछा है, हाउ मेनी डेज वर्किंग अलोन, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का ही पूछा है सी का, तो 54 दिन आ गया हमारा। ओके, रिमेनिंग का ही पूछा गया था। चलें आगे। ये नेक्स्ट वाला, चेक करें इसको, बात किया जाए। एरिया ऑफ 4 walls ऑफ अ क्यूबॉइड इज 448 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होगा सब, ठीक है ना, क्यूब होता तो सब बराबर होता। अगर इसका लेंथ 18 हो, हाइट 8 हो, तो ब्रेड्थ बताना है। तो हमें मालूम है 4 वॉल्स का क्या होता है, बेस का पेरीमीटर 2l प्लस बी और इनटू हाइट, और ये कितना दिया 448। अब जो वैल्यू दी गई है उसको रख दीजिए, देयरफॉर 2 इंटू आपको लेंथ दिया गया है और हाइट दिया गया है, लेंथ आपका 18 है और हाइट है जो है 8 है, और ये 448 है। 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 2 से काटेंगे, 28 दूनी 56, तो ये बनने वाला है बेटा 18 प्लस ब्रेड्थ बराबर 28। तो ब्रेड्थ बनने वाला है कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर। बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। सिंपल कैलकुलेशन। आगे बढ़े। ये नेक्स्ट वाला, स्लोप दिया हुआ है एक लाइन ए बी का -4/3, कोऑर्डिनेट्स जो ए और बी के हैं x-5 और -5 3 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो क्या होता है y2 - y1 अपन x2 - x1, यही होता है आपका दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का स्लोप। तो यहाँ पे क्या है, आप इसको अगर 1 कह लें और इसको अगर आप 2 कह लें, तो y2 - y1, हम लोग क्या लिख लें इसे बेटा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, -5 - x अपॉन 3 माइनस ऑफ -5, पहले x को लिखना है, पहले y को लिखना है, y अपॉन x, तो 2 3 माइनस ऑफ -5 अपॉन 3 माइनस ऑफ -5, फिर -5 माइनस x। तो y कोऑर्डिनेट्स का y2 - y1 और x कोऑर्डिनेट का y2 - y1, और यही स्लोप कितना है बेटा, -4/3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए आप, वो आपका आंसर हो जाएगा, तो 5 3 8 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको 4/3 कर दो, माइनस और यहाँ का माइनस बैलेंस हो जाएगा। 4 से 2 बार हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 प्लस x बराबर 6 हो जाएगा, तो x का मान हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो स्लोप के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला वाला चलें। इसको 1 कह लिया, तो इसको 2, तो 2 - 1 ऑर्डर बना कर रखिए, अगर 1 - 2 लिख रहे हैं न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी 1 - 2 करेंगे, अगर 2 - 1 करे तो 2 - 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कर, 3 - 5, ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे। ओके, चला जाए नेक्स्ट वाला और इस पे चर्चा करें। ये
960 किलो राइस है, उसने इसका एक पार्ट जो है 20% का प्रॉफिट पे बेचा है और दूसरा पार्ट जो है 8% के प्रॉफिट पे बेचा है और टोटल ओवरऑल उसको 12% का प्रॉफिट हुआ है। तो क्यों ना एलिगेशन रूल लगा ले, इंडिविजुअल प्रॉफिट परसेंट दिया है और मिक्सचर का दिया है, तो परसेंट प्रॉफिट सीपी पे निकालते हैं तो हमें सीपी का रेशियो मिल जाएगा, यहाँ से सीपी का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो सीपी जो कि प्राइस जो है प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्राइस जो है प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी होता है, तो वही क्वांटिटी का भी रेशियो होगा। यहाँ डिफरेंस 8 हो जाएगा और यहाँ डिफरेंस 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ डिफरेंस 8 हो जाएगा। तो इनके सीपी का कहो या क्वांटिटी का रेशियो कहो, क्योंकि प्रोपोर्शन है तो वो 1:2 के रेशियो में आ जाएगा। तो 1:2 में 960 किलो को बांट दीजिए, तो 960 बटे में क्या होगा, टोटल 213। और आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मच राइस डिड ही सेल एट 8% प्रॉफिट, तो यानी पार्ट P2 पूछा गया है, कितने की वैल्यू, 2 की वैल्यू, तो इंटू 2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6, 640। देख लीजिए 640 केजी। तो कितना हो गया, 640 केजी, ठीक है, देख लीजिए। अगला चलें, एवरेज दिया है 12 नंबर का 42, एवरेज ऑफ द लास्ट 5 इज 40 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 इज 44, 6 नंबर इज 6 लेस देन 5th एंड 5 लेस देन द 7, द एवरेज ऑफ द 5th एंड द 7th नंबर हमें निकालना है, ठीक है ना। तो चलो भैया शुरू कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको विजुअलाइज करा देते हैं। 12 नंबर है ना, विजुअलाइज कर लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ऐसे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हमारा स्ट्रांग रहेगा। हमें एवरेज ऑफ द 12 नंबर दिया है 42, ठीक है ना, एवरेज दिया है 12 नंबर का 42, तो एवरेज है 42, तो सम हम निकाल सकते हैं इंटू 6 करके सबका, 6 दूनी 12, 1 6 चौके 24 से 25, 252, ठीक है ना, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 से 25, 252, ठीक है ना। एवरेज ऑफ द लास्ट 5 इज 40, तो एवरेज ऑफ द लास्ट 5 दिया हुआ है 1 2 3 4 5, कितना दिया गया बेटा 40, तो इंटू 100 कर लें तो ये 200 हो जाएगा, समझना आसान रहेगा ऐसे। लास्ट 5 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 इज 44, 1 2 3 4, ये हो गया 44, और ये क्या है, 4 संख्याओं का है तो सम निकाल लें, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 6 नंबर 6 लेस देन द 5th and 5 less than the 7th, average of the 5th and 7th, 6 number is 6 less than the 5th and 6 less than 5th and 5 less than 6th, इसको माने x और y को ही मानिए, x प्लस y आ जाएगा और क्या। तो अगर हम क्या करें, 5th नंबर को x कर लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, 5th नंबर को, लेकिन फिर 2 वेरिएबल हो जाएंगे ना, छठे नंबर को मानेंगे तो ठीक रहेगा, छठे नंबर को x कर लिया, तो ये जो है 6 कम है 5 में से, तो 5वां 6 इससे ज़्यादा होगा, और यही जो है 5 कम है 7वीं से, 7वां इससे 5 ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट, ये जो है 6 कम है इससे, और यही जो है 5 कम है 7वीं से, तो ये 5 ज़्यादा हो जाएगा, चेक कर लीजिए। जो ये छठा वाला नंबर है वो 6 कम है इससे, और जो ये है छठा वाला नंबर जो है 5 कम है 7वीं से, उसको 5 बढ़ा दिया, ये सारे नंबर का सम कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए भैया। तो इन दोनों का सम तो आपको दिख गया, इन दोनों का सम कितना है 376, और इन तीनों का सम भी देख लीजिए आप, तो इन तीनों का सम है 3x प्लस 6 5 11, तो सबका सम कितना हो गया भैया 3x प्लस
6 एक 7, 7 एक 8, 387। और इसी यही क्या है, 252 है। यही क्या है बेटा, 252 है। तो इसको आप लिख दीजिए, देयरफॉर। इसे थोड़ा समझना आसान हो रहा है इसलिए ये बनाया है। तो 3x प्लस 387 इज इक्वल टू 252। हाँ, ये बताओ ये निगेटिव क्यों आ रहा है? आंसर में तो निगेटिव नहीं है, कहीं पे गड़बड़ी हो तो बताओ, एक बार चेक कर लो। ये निगेटिव क्यों आ रहा है? कितनी संख्याएं? अच्छा 12 नंबर है ना, तो वहां 12 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे बेटा 12 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, 6 ही नंबर लिख दिया मैंने गलती से। इंटू 12, तो 12 चौक 48, 480 होगा, 12 दूनी 24 होगा, तो 504 हो जाएगा। ठीक है ना, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 504 आएगा बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे 504 करिए, निगेटिव तो आना नहीं चाहिए। तो ये 504। अब घटाइए, यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए। तो 3x बराबर, तो आपका 504 माइनस 387 करना है। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मैंने 7 माइनस यानी 7। तो 387 है ना, 13 यहाँ से हो जाएगा, 113 113 113 और 4 117। तो x बराबर 3 त्रिक के 9, 3 9 27, 39 आ जाएगा x बराबर। देख लो तो x बराबर कितना हो रहा है, 39 हो रहा है। अब हमें कौन कौन से नंबर का, इन दोनों नंबर का एवरेज निकालना है। तो इन दोनों का सम क्या है, देयरफॉर एवरेज जो रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा x प्लस 6 प्लस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 11/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 39 और 11/2 कितना है 5.5। तो कितना हो जाएगा 44.5। भैया ये कैलकुलेशन मांगा है आपसे, बाकी समझाने के लिए हमने डिजाइन बना दिया है ताकि आपको समझना आसान रहे कि क्या बेटर तरीका चल रहा है इसमें। ठीक है ना, चलिए अगला वाला चले। नेक्स्ट, इसको देखिए। अच्छा DI है। तो इसमें क्या दिया गया है, लाइन ग्राफ में रिकॉर्ड दिखाया गया और नंबर ऑफ एडमिशन का सर्टेन कोचिंग सेंटर का 2011 से 2016 का। हमें डायग्राम को स्टडी करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। डायग्राम को स्टडी करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो डायग्राम को पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर काम करते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या है बेटा, 2011 12 13 14 15। तो 2011 में 100 स्टूडेंट है, 2012 में 150 स्टूडेंट है, 13 में 150 स्टूडेंट है, 14 में 250 है, 2015 में 350 और यहाँ पे 300 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। ठीक है ना। तो चलो पहले वाले क्वेश्चन पे, और ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा तो है नहीं। एडमिशन इधर है और ये ईयर है। तो इन हाउ मेनी ईयर वाज द नंबर ऑफ द एडमिशन ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये तो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है, ये ओके है। ये प्रीवियस ईयर से ज़्यादा नहीं है, ये प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है, ये भी प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर से ज़्यादा नहीं है। तो जिस पे टिक मार्क है वो आपका आंसर हो जाएगा। वैसे कितने ईयर है, 3 ईयर है। ये तो ऑब्जर्वेशन से हो गया। यहाँ यही कहेंगे कि ओनली ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड, ओनली ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना। तो ये केवल ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा ये। चलिए अगला वाला चलें, इसको हटा दें। लाइन ग्राफ में क्या दिखाएगा, रिकॉर्ड दिखाया गया। अच्छा वही है ना, अलग है नहीं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना। इग्नोरिंग द ईयर 16,
इग्नोरिंग मतलब जस्ट क्रॉस इट, इग्नोरिंग मतलब 16 को हमने हटा दिया तो इसके डेटा को भी नहीं लेना। हाउ मेनी स्टूडेंट टुक एडमिशन इन द कोचिंग सेंटर सिंस इट्स इंसेप्शन इन द ईयर 11, तो बाकी सबको जोड़ देना है भाई, ठीक है ना, इन सबको जोड़ना है। तो ये हो गया 250, या ये कहो 300 हो गया, ये 400 हो गया, 3 दो 5 600, तो ये कितना हो गया 1000 हो गया। सबको जोड़कर कितने हो रहे बेटा 1000 हो गया। कैलकुलेशन इजी है, यहाँ पर कैलकुलेशन जो है आपको इजी दे रखा है। तो कितना हो गया 1000 हो गया। हैव ए चेक इस क्वेश्चन नंबर 73 को, ठीक है। चलें आगे, बस आपको 2016 का डेटा नहीं लेना था। एडमिशन इन द ईयर 14 जो कि कितना है 250, ग्रीव बाई हाउ मच परसेंट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2013 है, कितना बढ़ा है बेटा 100 बढ़ा है। 100 किससे बढ़ा है 150 से, और इंटू 100 किया तो ये आपको दिख रहा है 2/3, 66 सोल्ड 2/3% या 66.67%, ये क्या है 66.67%। ओके, चलिए अगला वाला, नेक्स्ट वाले पे चर्चा करें। तो ये वाला क्या है, अगर फी चार्ज बाय द कोचिंग सेंटर वाज 10,000 फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स, फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 10,000 फीस है। टोटल बच्चे कितने हैं फर्स्ट 3 इयर्स में 300 400 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक से 10,000 लिया गया है। एंड 12,000 फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, नहीं 12,000 फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, तो 12,000 इन रुपी करोड़। अच्छा, व्हाट इज टोटल इन रुपी करोड़, टोटल फीस को करोड़ में बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ कितने स्टूडेंट हैं, इन सबको जोड़िए, तो इन सबको जोड़िए, 3 दो 5 6 6 3 9 900 स्टूडेंट, यानी कि 400 में से प्रत्येक से इन्होंने कितना लिया है 10,000, और 900 में से प्रत्येक से इन्होंने 12,000 रुपए लिए हैं। तो यहाँ से टोटल कितना कलेक्शन होगा 4 0 0 0 0 और 0 0, और प्लस यहाँ से 12 9 108 0 0 0 0 और 0, ठीक है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 0.4 करोड़ प्लस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1.08 करोड़, यानी कितना हो जाएगा 1.48 करोड़, 1.48 करोड़, ठीक है ना। उसे करोड़ में बदलना था, ठीक है, करोड़ में चेंज हो गया ये, ठीक, इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन और फिर उसको उसमें बदलना था, करोड़ में बदलना था, वही था उसमें, ठीक है। अगला चले, ओके दैट्स ऑल। तो भाई स्पीड टेस्ट देते रहिए, ब्रांच चलाते रहिए, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट दीजिए, ऑफलाइन भी दीजिए। ऑफलाइन के सोल्यूशन के लिए हम लोग सभी लोग आपसे जुड़ते ही हैं, और अपने सिलेक्शन के मार्ग को प्रशस्त करिए। ओके, मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में अगले स्पीड टेस्ट को लेकर। तो थैंक यू आज के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.